ग्रीनलैंड। विश्व के पटल पर हर तरफ आजकल एक ही नाम, ग्रीनलैंड। जहां पर भी देखो, जिस तरफ नजर उठाओ, कोई न्यूज़पेपर, कोई टीवी चैनल, इंटरनेट, एवरीवेयर इट इज ओनली ग्रीनलैंड। आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? मेरा मतलब है, ग्रीनलैंड एक बर्फ का मैदान है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लगभग 56 to 57,000, और ये पहले से ही डेनमार्क का है। डेनमार्क जो कि नेटो का मेंबर है, और नेटो यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज नेटो में जो इकोनॉमिक सपोर्ट है ना, वो सबसे ज्यादा यूएस देता है। आई थिंक प्रोबेबली मोर देन 65%। तो फिर ट्रम्प इसके बारे में क्यों बार बार बात कर रहे हैं? और इससे भी इम्पोर्टेंट, व्हाई नाउ इन जनवरी 2026 ट्रम्प इज टेकिंग ग्रीनलैंड्स नेम अ लॉट? जस्ट सी few tweets of President Trump. Okay, so let's deep dive and understand why. While Greenland may appear as a barren expanse of ice, its geographic location makes it vital. हम सब जानते हैं कि पृथ्वी चपटी नहीं है, ये गोल है, लाइक अ ग्लोब। जब हम एक फ्लैट मैप पर देखते हैं ना, तो हमको रशिया और अमेरिका बहुत दूर दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इसे ग्लोब पर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एक ग्रेट सर्कल रूट है। यस, यू गॉट इट राइट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच गोज नियर टू द नॉर्थ पोल. So you must have observed now many planes flying between America, Europe and Asia go near to the Greenland. And missiles, they also follow the same curved path. They go up into near space, then come down in a big arc, usually over the Arctic region. And Greenland sits right in the middle of this highway in the sky. Okay, so now I think this picture is clear to your mind. Because before we proceed further, this has to be very clear to you. So, basically Greenland is a strategic highway for monitoring ballistic missiles and controlling the shortest flight paths between global superpowers. So, if Russia ever fires missiles at America, Greenland is one of the first places that can see them. That gives America extra minute to react. And in a nuclear war, you know, a few minutes can mean the difference between survival and extinction. तो आप सोच ही सकते हैं कि ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ग्रीनलैंड इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका की वहां पहले से ही एक बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस होगी, है ना? बट एक्चुअली नॉट। इनफैक्ट अमेरिका पिछले कई डेकेड से अपनी प्रेजेंस वहां लगातार कम कर रहा है। अमेरिका ने अपनी मर्जी से ग्रीनलैंड में 30 से अधिक मिलिट्री बेसेस को बंद कर दिया है। लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पुराने जो हवाई अड्डे थे, जिन्हें ब्लू बेसेस कहते थे, सबसे पहले उन्हें बंद किया गया। फिर 1950 का, लाइक 1950 में देयर वाज अ सॉन्ड्रे स्टॉर्म एयर बेस, जिसको कि 1992 में बंद कर दिया गया, और अब वो सिर्फ एक सिविलियन एयरपोर्ट है। कैंप सेंचुरी आपको याद होगा, कैंप सेंचुरी वो अंडरग्राउंड बेसिस थे जो कि बर्फ के नीचे थे। उन्हें 1967 में छोड़ दिया गया था क्योंकि बर्फ खिसकने लगी थी। और फिर डीवाई रडार स्टेशंस 1990 तक आते आते उन्हें भी बंद कर दिया गया था। और आज भी जो वो बहुत ही फेमस थुले बेस है ना, जिसे पिटुफिक कहा जाता है, उसमें भी बहुत ही कम मिलिट्री फोर्स है। फिर भी एज यू कैन सी, अमेरिका को सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही नेटो अलायंस के जरिए वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी हासिल है ही नहीं। वो जितने चाहे उतने बेसिस वहां बना सकते हैं। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? इफ यू सी डीपली, देन यू विल फाइंड ऑफ लेट देयर हैव बीन 2 मेजर चेंजेस. पहला तो ये कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो आर्कटिक की जो आइस है ना, वो धीरे 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 पिघलने लगी है. रूट्स जो पहले ब्लॉक थे, वो इन पिछले हजारों सालों में अब वो यूजेबल हो गए हैं. लाइक, तो इससे क्या हो गया है कि जो रशिया और चाइना को कुछ कनेक्टिविटी मिलने लग गई है, तो इन सबको बहुत फायदे हो रहे हैं.
फिर क्या है, दूसरा है वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, बहुत कुछ है। इतने इम्पोर्टेंट वहां पर मटेरियल्स हैं जो कि चिप्स, बैटरीज, वेपन्स बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे बर्फ पिघलती है ना, उन तक पहुंचना आसान होता जा रहा है। उन्हें ना केवल आप एक्सट्रैक्ट करना आसान हो गया है, उनकी वैल्यू भी बहुत बहुत बढ़ जा रही है। So the region is rapidly transforming into a future treasure chest as melting glaciers are also opening up new oil and gas areas, new shipping routes, and most importantly, new maritime trade routes that could redefine global commerce. And Greenland is sitting right in the middle of all this future maritime traffic. So Greenland is no longer just ice, it is future treasure hunt, rather a future control point of Arctic trade. But strange, the US doesn't need to own Greenland to get these benefits. क्या आपको लगता है कि मतलब ये सारे बेनिफिट्स पाने के लिए यूएस को ग्रीनलैंड पे कब्जा करना पड़ेगा या उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा अब ग्रीनलैंड हमारा है, राइट? ऐसा नहीं है। डेनमार्क जो है वो ऑलरेडी एक नेटो का मेंबर है। सो व्हाई दिस डेस्परेशन इज देयर नाउ? अगर आप पिछली हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहले भी ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हुए हैं यूएस के जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर रखा है, फ्रॉम $10,000 to $1 lakh per person to join अमेरिका। बट आज के समय में ये जो ट्रम्प का मूव है उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और अगर अमेरिका अपने इस आइडिया को बहुत ही एग्रेसिवली पुश करता है ना, तो नेचुरल सी बात है डेनमार्क रिएक्ट करेगा। और ना केवल डेनमार्क, इनफैक्ट नेटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन सब उठ खड़े हुए हैं। एवरीवन इज अपोजिंग। चाइना और रशिया कह रहे हैं हमारे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एवरीवन इज अगेंस्ट अमेरिका दिस स्टॉप। तो इस समय अगर आप देखें तो अमेरिका एकदम से अलग है अपने इस मुद्दे पे, बट स्टिल बिकॉज अमेरिका इज सुपर पावर एंड यू नो नेटो में एज आई टोल्ड यू मोर देन 65% उनका शेयर है, तो वो ये भी कह रहा है कि हम तो नेटो से भी अलग हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि नेटो से अलग होने का मतलब या यूरोपियन यूनियन से अलग होने का मतलब आप चाइना और रशिया को एक सिग्नल दे रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में और नेटो कंट्रीज में फूट पड़ गई है। ओके, तो ये एक बहुत बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इट वुड क्रिएट डिस्ट्रस्ट इनसाइड नेटो, इट वुड क्रिएट फियर इन यूरोप, एंड इट वुड गिव अ मैसेज टू रशिया एंड चाइना दैट द वेस्ट इज डिवाइडेड. So this is certainly a very, very bad move of US. And this aggressive push for ownership may risk destabilizing these very, very important organizations of Western countries. So ultimately, the struggle for this territory is a high-stake play for long-term global control in a world where the Arctic is becoming new center of geopolitical power, future of global power. Now you can understand how much geography is important in geopolitics. And then some people even think maybe this strategy and Venezuela attack by US, right, are just a distraction from Epstein files. Or maybe it is just Trump's move towards make America great again. Or maybe it is classic negotiation tactic. Because you can see nowadays, President Trump is continuously saying, if you don't do this, I will put this much of the tariff, initially 5%, then 10%, it can go up to 50%, it can go up to 500%. So you can see it could be a negotiation tactics, right? लेकिन एक important point और भी है, that is beyond resources. I mean, the pursuit of Greenland reflects a desire to counteract growing influence from rivals like China and Russia, while securing a permanent foothold in the Arctic. कुछ ग्रीनलैंड के जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाइना के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू फिशिंग, माइनिंग। लेकिन ग्रीनलैंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही केयरफुल हैं बिकॉज दे नो चाइना एंड दे प्रेफर वेस्टर्न पार्टनर्स ओवर चाइना फॉर एनी ट्रेड और द बिजनेस डील। और अमेरिका भी चाहता है कि ग्रीनलैंड में चीन का इन्फ्लुएंस नहीं हो, ठीक है। अमेरिका ये भी इंश्योर कर रहा है कि अगर कल को
रूस के साथ उसके रिलेशंस और स्पॉइल हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग लगातार देख ही रहे हैं। जब से यूक्रेन रशिया के बीच में ये जो वॉर शुरू हुआ है, तब से लगातार रूस और अमेरिका के रिलेशंस बहुत स्पॉइल हो रहे हैं। तो अमेरिका ये इंश्योर कर रहा है कि अगर रूस के साथ चीज़ें और ख़राब हो जाएं तो इट कैन स्टिल स्टैंड ऑन इट्स फीट, नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ नेसेसिटी. And Greenland provides that extra minute to see what is coming and a few extra minutes to respond if situation demands. Yeah, I am talking about those aircraft and the missiles, and if any day Russia uses nuclear power. So Greenland is not about ice. It is about future resources, future trade routes, future wars, and future power. The Arctic is becoming the new center of the world. I would again say the same thing. And Greenland is its front door. The fight for Greenland is actually a fight for the next 50 years of the global control. तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि ग्रीनलैंड यूजफुल है या नहीं है, वो तो क्लियरली है, ऑब्वियसली इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ग्रीनलैंड इज वेरी यूजफुल. बट द रियल क्वेश्चन इज इट वर्थ डिस्ट्रॉइंग अलायंसेस ओवर? Is it worth destroying your relationship or your such strong organizations like NATO and the European Union? Is this bargain is worth it? So, is it worth breaking trust inside NATO? This is the question. And an even bigger question is NATO truly a two-way alliance? Or is it mostly America saying, I will protect you? Think over until we meet in the next session. Thank you very much. Good day.